डियर स्टूडेंट्स, आईटीएफ हम पढ़ रहे हैं और आईटीएफ में हमने अभी एक लेक्चर लिया है और फर्स्ट लेक्चर में खाली हमने जो आईटीएफ है मतलब इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, डोमेन रेंज की बातें की थी और कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए थे। केवल हमने चार आईटीएफ पढ़े हैं अभी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। इन्हीं के हमने अभी ग्राफ सीखे। आज हम इसके आगे जो बाकी दो आईटीएफ हैं, दैट इज सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, इनके ग्राफ पढ़ेंगे और फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो चलिए, हमने ये जाना था कि हमेशा मतलब एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इन्वर्स हम ऐसे ही नहीं लिख सकते। मतलब जैसे साइन एक्स अगर मैं लिखता हूँ तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा अगर मैं उसको एंटायर उसकी डोमेन लेता हूँ, मतलब रियल नंबर्स पर अगर मैं उसको डिफाइन करता हूँ। देखिए, अगर उसके डोमेन को कट करके, क्योंकि अगर एंटायर रियल नंबर लाइन पर साइन को देखता हूँ तो वो कैसा होता है, नॉन इन्वर्टिबल होता है। रीजन क्या है कि वो मैनी वन फंक्शन होता है। तो क्या किया था हमने, उसके डोमेन को कट किया था, डोमेन का केवल उतना पोर्शन लिया था जहां पर फंक्शन 1 1 ऑन 2 था। जब 1 1 ऑन 2 होता है तो उसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए, अब आज हम क्या पढ़ेंगे उसके ही आगे कॉट तक मैंने आपको बता दिया। तो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों सेक एक्स का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। सेक का ग्राफ देखिए, सेक एक्स का ग्राफ सभी को पता है, सेक की रेंज भी सभी को पता है। सेक की रेंज होती है 1 से ग्रेटर होती है वैल्यूज, -1 से स्मॉलर होती है। मतलब इस विंडो में ग्राफ नहीं बनता, सभी को पता है। और सेक का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, जो तो हम पढ़ चुके हैं फंक्शंस में। तो मैं फटाफट ड्रॉ करूंगा बस इसको। π/2 के नजदीक जाने पर लेफ्ट से इन्फिनिटी को जाता है, और π/2 के नजदीक राइट की तरफ से देखता हूँ तो -इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ये सेक का ग्राफ होता है। आगे प्लॉट कर देता हूँ। देखिए, 2π तक ड्रॉ करो। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव ही रहता है और 3π/2 तो फिर इन्फिनिटी -इन्फिनिटी को टेंड करता है। और इधर 3π/2 प्लस पर इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है 2π पे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1। तो ये ग्राफ सेक एक्स का होता है। इधर भी मैं प्लॉट कर देता हूँ। इधर अगर मैं देखता हूँ तो इधर -π/2, तो सेक आपको पता है इवन फंक्शन होता है। जैसा ग्राफ राइट में है वैसा ही लेफ्ट में होगा। तो लेफ्ट में इसी की कॉपी हो जाएगी एक तरीके से, इसी का मिरर इमेज। ये पार्ट ऐसे जाएगा। -π पर क्या होगा, -1। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। इधर कंप्लीट आप प्लॉट कर लेना इसको। अब देखिए, ये फंक्शन कैसा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि अभी अगर इसको सेक एक्स को मैं कंप्लीट इसका डोमेन लेता हूँ तो वहां पर ये फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन होता है। बट अगर सेक एक्स को मैं कितना पार्ट लूँ, खाली प्रिंसिपल वैल्यूज मैंने कुछ डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो सेक एक्स को अगर मैं खाली उतना पोर्शन डोमेन कर लूँ जहाँ पर ये 1 1 है और कंप्लीट रेंज को कवर कर रहा है। रेंज क्या है इसकी, 1 से इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी टू -1। तो अगर मैं केवल इतना पोर्शन ग्राफ कर लेता हूँ, देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ फंक्शन कैसा है, 1 1। सारी पॉजिटिव जो रेंज की वैल्यूज है सब कवर हो गई। और उसके बाद फिर ये वाली वैल्यूज लेता हूँ तो सारी रेंज की वैल्यूज कवर हो गई और फंक्शन 1 1 भी है, तब कोडोमेन और रेंज भी इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर मैं सेक एक्स को क्या पढ़ता हूँ, सेक एक्स को अगर मैं लूँ अगर 0 से, इसका डोमेन लूँ 0 से π/2 यूनियन π/2 टू π या 0 टू π, π/2 को छोड़कर, और इसका कोडोमेन रखूं अगर मैं -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, अगर मैं इतना पोर्शन लेता हूं तो अब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। और ये प्रिंसिपल वैल्यूज भी हैं, आपको पता है लीस्ट वैल्यूज है डोमेन की। अब देखिए, जिसमें ये 1 1 ऑन 2 है, तो अगर इतना पोर्शन लेता हूं तो फंक्शन इन्वर्टिबल है। और इसका इन्वर्स कैसे बनेगा, तो मैं पहले सेक एक्स का वो ये वाला जो सेक एक्स मैंने लिखा है ये फंक्शन, इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ
और फिर उसकी क्या लेता हूँ मिरर इमेज। तो मैं इसी को डिलीट कर देता हूँ। देखिए जो बाकी पोर्शन है इसका, तो केवल सेक एक्स को अब हमें कितना पढ़ना है, सेक एक्स को खाली इतना पढ़ना है हमको, ये सेक एक्स है, केवल ये पोर्शन सेक एक्स का लेना है। इसमें फंक्शन कैसा है 1 1 और 0। और अगर ये सेक एक्स का ग्राफ है तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या बनेगा वो पहले लिख देता हूँ। देखिए सेक इन्वर्स एक्स बनेगा बच्चों, डोमेन बन जाएगा रेंज और रेंज बन जाएगा डोमेन। तो सेक इन्वर्स का डोमेन क्या होगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। और इसका रेंज क्या बनेगा बच्चों, रेंज बनेगा 0 to पाई अदर देन पाई। रेंज में पाई बाय 2 नहीं आएगा। अब मैं इसका ग्राफ अगर प्लॉट करता हूं तो मुझे करना क्या है, y = x लाइन ड्रॉ करनी है और y = x के अबाउट मिरर इमेज ले देना है इस ग्राफ का। तो मिरर इमेज कैसे लूंगा, देखिए अब पहले ग्राफिक विंडो बना लेते हैं। विंडो क्या है, देखिए इसमें विंडो है, बहुत आराम से क्लियर है कि जो इसका रेंज है वो 1 से आगे है, -1 से पहले। तो डोमेन क्या होगा, -1 से पहले और 1 से आगे। मतलब इस विंडो में ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि इसमें सेक एक्स का ग्राफ नहीं था। जो रेंज थी वो सेक एक्स की -1 to 1 नहीं थी, तो डोमेन का पार्ट -1 to 1 नहीं होगा। अब इसका ग्राफ अगर और इसकी बात करूँगा मैं रेंज की, तो जो डोमेन था वो क्या था, डोमेन बन जाएगा रेंज और रेंज बन जाएगा डोमेन। तो जो अगर मैं इसके रेंज, तो मैंने डोमेन बना दिया एक तरीके से 1 से आगे और -1 से पहले ग्राफ बनेगा। और जो इसका डोमेन था वो था 0 to पाई, तो 0 to पाई अब क्या बन जाएगा इसका रेंज सेक एक्स का, सेक इन्वर्स एक्स का। बीच में कहीं यहाँ पर पाई बाय 2 आएगा। अब देखिए मुझे इस विंडो में ग्राफ बनाना है 1 से इधर, -1 से इधर और 0 to पाई इसकी रेंज होगी। इधर देखिए आप 0 पे क्या था 1, अब क्या होगा 1 पे 0। इस वाले पोर्शन की इमेज क्या जाएगी, देखिए जैसे जैसे एक्स कहाँ जा रहा था पाई बाय 2, तो सेक किसको टेंड कर रहा था, इन्फिनिटी। अब क्या होगा, जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा एक्स, तो सेक इन्वर्स एक्स पाई बाय 2 को टेंड करेगा, पाई बाय 2 ये। तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ग्राफ इसका इमेज ले रहा हूं, लाइन के। तो इस वाले पोर्शन का इमेज ये हो जाएगा, जैसे जैसे x इन्फिनिटी जाएगा y पाई बाय 2 को टेंड करेगा। जैसे वहां क्या था, x पाई बाय 2 टेंड कर रहा था सेक x में, तो y मतलब सेक x का वैल्यू इन्फिनिटी टेंड कर रहा था, तो यहाँ क्या होगा, इन्फिनिटी पर पाई बाय 2 टेंड करेगा। अब देखिए इसका मिरर इमेज दिखता है। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस लाइन में आपको बहुत अच्छे दिख रहा है, ये मिरर है, एक तरीके से ये मिरर है। इसकी ये मिरर में इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। और यहाँ क्या बनेगी, देखिए माइनस, ये देखिए ये क्या था, सेक एक्स का ये पाई था, पाई पर क्या था -1, अब क्या होगा -1 पे पाई, ये वाला पॉइंट मिलेगा, पाई कोमा -1, तो यहाँ -1 कोमा पाई। जैसे जैसे पाई बाय 2 पे क्या हो रहा था, ये इन्फिनिटी -इन्फिनिटी टेंड कर रहा था, उल्टा होगा -इन्फिनिटी पर पाई बाय 2 को टेंड करेगा, तो ये पाई बाय 2। जैसे जैसे x -इन्फिनिटी इधर की तरफ होगा तो y पाई बाय 2 को टेंड करेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये इसकी मिरर इमेज होगी इस वाले पोर्शन की। तो जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये वाला, ये किसका ग्राफ है, सेक इन्वर्स का। इसको अगर मैं अलग से प्लॉट करूँ तो सेक इन्वर्स एक्स के ग्राफ देखिए यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। ये सेक इन्वर्स का ग्राफ हो गया, 0 से पाई इसकी रेंज मिलेगी, ये पाई बाय 2, यहाँ 1 -1। तो ये मैंने बनाया सेक इन्वर्स का ग्राफ। इसकी रेंज में पाई बाय 2 नहीं आता, देखो पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है, इधर से पाई बाय 2 प्लस और इधर से पाई बाय 2 माइनस। तो ये सेक इन्वर्स की रेंज मतलब ग्राफ हो गया। और डोमेन रेंज में पहले लिख चुका हूँ, ये सेक इन्वर्स हो गया। तो सेक इन्वर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि देखिए जब आप पॉजिटिव कुछ रखेंगे सेक इन्वर्स में, पहली बात तो 1 से बड़ा ही रखना पड़ेगा आपको। सेक इन्वर्स हाफ अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू बताइए, तो आप समझ गए कि ये तो डोमेन का पार्ट नहीं है, तो एडजस्ट ही नहीं करेगी। तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए पॉजिटिव में, और 1 से इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव में -इन्फिनिटी टू -1 होना चाहिए। तो अगर मैं 1 से ग्रेटर कोई भी x रखता हूँ सेक इन्वर्स में, तो आउटपुट कहाँ मिलना है, देखिए ग्राफ से देखिए आप 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट,
तो मैं लिख देता हूँ कि अगर x क्या है इसमें 1 से ग्रेटर इक्वल है तो सेकंड इनवर्स x की जो रेंज आएगी या सेकंड इनवर्स x किसको बिलोंग करेगा, क्वाड्रेंट नंबर 1। और अगर x -1 से स्मॉलर है तो उसको देख के बताइए आप, -1 से स्मॉलर इधर की तरफ है तो किसको बिलोंग करेगी रेंज, 0 to पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड इनवर्स x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट नंबर 2। और फंक्शन कैसा देखिए, जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ से दिख रही है कि कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग, ये एरो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ऊपर की तरफ एरो। दूसरी बात, ये फंक्शन कैसा ऑड है कि इवन है, नीदर इवन नॉर ऑड, ना तो इसकी इमेज यहाँ बन रही है इसके y एक्सिस के अबाउट ना अपोजिट क्वाड्रेंट में, तो नैनो फंक्शन है। पीरियोडिक तो होता ही नहीं है, तो ये सेकंड इनवर्स एक्स है। तो हमें बेसिकली ये ग्राफ डायरेक्टली आना चाहिए। ये तो मैंने प्लॉट करके बताया आपको, और ये बताया भी बड़े आराम से, आपको समझ भी आ रहा होगा क्योंकि आप फंक्शंस पढ़ चुके हैं। और फंक्शंस में हमने बताया था कि किस फंक्शन का इनवर्स बनता है, और इनवर्स जब बनता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो वही बताया। लेकिन डायरेक्टली आपको जैसे सेक एकदम से प्लॉट करना आना चाहिए, सेक इनवर्स भी एग्जैक्टली। क्वेश्चन जब करेंगे तब हम बार बार ये नहीं बनाएंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए, एक तरीके से रटा हुआ होना चाहिए कि सेकंड इनवर्स का ग्राफ इस तरीके का होता है, और ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा धीरे धीरे। चलिए, ये सेकंड इनवर्स हो गया। अब आप जो लास्ट है इसमें वो है कोसेक इनवर्स एक्स, उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कोसेक का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कोसेक एक्स का ग्राफ फटाफट देखिए। कोसेक का भी बच्चों आपको पता है, एंटायर नंबर लाइन पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। इसकी भी वैल्यू 1 से बड़ी और -1 से छोटी होती है। बस फर्क ये है कि अब π/2 पर 1 होता है और 0+ पर ये इंफिनिटी को टेंड करता है, तो ऐसा ग्राफ बनता है। तो फटाफट बना देता हूँ। पाई इधर क्या होता है, -π/2 -पाई, -π/2 पे -1, और ये ब्रांच ऐसी होती है, आगे भी ऐसे बनेगा। पाई से आगे 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, पाई प्लस पे -∞, 3π/2 का ऐसा होगा। इधर भी ऐसे प्लॉट कर लेंगे। कंप्लीट मैंने नहीं बनाया, बस हमें तो देख 0 के आसपास देखना जहाँ ये 1 1 1 2 सारी रेंज कवर करे। तो देखिए, अगर ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेना है, इसको अब रेड कर रहा हूँ। जो ग्राफ का पोर्शन लेने पर ये 1 1 1 2 है। देखिए, ये तो ले नहीं सकता मैं, इसमें तो मैं नहीं बना, इसको भी ले सकता, मैं नहीं बना, तो सारी रेंज कवर हो। देखिए, -1 से आगे की सारी वैल्यूज कवर हो रही है, -1 से छोटी, और 0 से 1 की सारी वैल्यूज, 1 से लेकर इंफिनिटी की सारी वैल्यूज इस वाले क्वाड्रेंट में कवर हो रही है फर्स्ट में। तो केवल अगर ये वाला पोर्शन लेता हूँ, मतलब कोसेक एक्स को खाली कितना पढ़ूँ, अगर मैं पढ़ूँ कोसेक एक्स कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 लेता हूँ, अदर देन 0। देखो 0 को छोड़ के, 0 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है, और इसकी रेंज क्या, -∞ to -1 ये रखता हूँ, यूनियन 1 to इंफिनिटी। तो ये फंक्शन कैसा होगा, इन्वर्टिबल होगा। और इसका इन्वर्स फंक्शन कैसे बनेगा वो मैं बना कर दिखा देता हूँ। इन्वर्स फंक्शन बनेगा बच्चों कोसेक इन्वर्स एक्स, उल्टा लिख देते हैं बस इसको। ये बनेगा -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ये क्या बनेगा, इसका डोमेन, और जो इसका रेंज बनेगा वो बनेगा -π/2 to π/2 अदर देन 0। ये बनेगा। अब अगर मैं इस ग्राफ से, कोसेक के ग्राफ से जो रेड पोर्शन है, ये पोर्शन लेता हूँ कोसेक का, तो ये 1 1 1 2 है। और इस 1 1 1 2 फंक्शन का अगर मैं इन्वर्स फंक्शन का इमेज बनाता हूँ या फिर ग्राफ बनाता हूँ तो कैसा बनेगा, देखते हैं। देखिए, बाकी चीजें हटा देता हूँ। हाँ, देखिए, किसमें इमेज बनाना है इसका, इस वाले पोर्शन का, किसमें, y = x में। ये y = x लाइन है। इस y = x में मिरर इमेज बना रहा हूं मैं किसका, सेक के ग्राफ, कोसेक के ग्राफ का। तो पहले ग्राफिक विंडो देख लेते हैं। विंडो बहुत क्लियर है कि 1 से आगे ग्राफ बनेगा, -1 से
पीछे ग्राफ बनेगा, और जो रेंज है वो क्या मिलेगी, रेंज मिलेगी -π/2 से π/2। ये ग्राफिक लेकर 1 से इधर बनेगा, -1 से इधर होगा, x का वैल्यूज देख लीजिए आप, बहुत आराम से क्लियर है। और रेंज क्या मिलेगी, -π/2 से π/2। अब देखिए यहाँ π/2 पे क्या था, 1 को टेंड कर रहा था, तो इसमें क्या होगा, 1 पे π/2 को टेंड करेगा, ये रहा π/2। और इस ग्राफ को देखिए आप, कोसेक को, π/2 पे 1, और जब x 0 जा रहा है तो y प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, इसमें उल्टा होगा, जब x प्लस इन्फिनिटी जाएगा तो y 0 की तरफ जाएगा। तो x जब इधर की तरफ प्लस इन्फिनिटी तो y 0, और इसका मिरर इमेज ले रहा हूँ, तो देखिए इस पोर्शन का मिरर इमेज तो ये होगा, और बाकी का मिरर इमेज ये होगा। तो ये जो ग्रीन से मैं बना रहा हूँ, ये ग्रीन वाला जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, देखिए इसकी मिरर इमेज कोसेक इनवर्स का। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, वहां देखिए -π/2 पे -1 था, -1 पे क्या होगा, -π/2, और इस वाले पोर्शन की इमेज ये होगी, और -इन्फिनिटी पे किसको टेंड करेगा, 0 को। तो अगर मैं कोसेक का ग्राफ, कोसेक इनवर्स का ग्राफ अलग से बनाऊं तो क्या बनेगा, देखिए 1 -1 पे π/2, π/2 के इक्वल है, और इन्फिनिटी पर किसको टेंड कर रहा है, 0 को। इधर -1 पे -π/2, और -इन्फिनिटी पे भी 0 को टेंड। तो ये ग्राफ किसका है, -π/2 से π/2 इसका रेंज है, 0 कभी इसका वैल्यू नहीं होगा, ध्यान रखना, 0 रेंज में नहीं है। अच्छा, इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि अगर x नेगेटिव रख रहा हूं मैं, x अगर -इन्फिनिटी से -1 है, तो कोसेक इनवर्स का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में मिल रहा है, देखिए -इन्फिनिटी टू -1, तो 0 टू -π/2, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, -π/2 टू 0। और अगर x 1 से इन्फिनिटी है, तो कोसेक इनवर्स x किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, देखिए 1 से इन्फिनिटी, तो 0 से π/2, मतलब क्वाड्रेंट नंबर 1, ये क्वाड्रेंट नंबर 4। तो ये हो गया कोसेक इनवर्स का ग्राफ। तो ये 6 फंक्शंस हो गए। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज करेगा, बड़े इनपुट पे छोटा आउटपुट देगा, और दूसरी बार डिक्रीजिंग के साथ साथ ये दिख रहा है कि ये फंक्शन ऑड या इवन में से कौन सा ऑड है, देखिए किसी की मिरर इमेज है बेसिकली, तो ऑड फंक्शन है। अच्छा देखिए, 6 फंक्शंस हो गए। 6 फंक्शंस में आपने देखा 3 फंक्शंस तो ऐसे मिले आपको जिनका जो आउटपुट है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, और 3 फंक्शंस आपने ऐसे पढ़े जिनका जो आउटपुट है वो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है। तो पहले इसी को थोड़ा सा रेंज और डोमेन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन किस क्वाड्रेंट में वैल्यूज देगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले जो 3 फंक्शन है जो आपने देखे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। बच्चों इन तीनों का जो रेंज है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इनका रेंज है -π/2 टू π/2। बस टेन इनवर्स में क्या फर्क है, टेन इनवर्स में इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू +-π/2 के इक्वल नहीं होती, और कोसेक इनवर्स की वैल्यू अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। बाकी क्वाड्रेंट की बात करूं तो तीनों के तीनों किसमें, फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू दे रहे हैं, पता है। और तीनों के तीनों फंक्शंस आपने देखा था ऑड फंक्शंस है, ये तीनों फंक्शंस कैसे हैं, ऑड, मतलब ऑड फंक्शन है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ तीनों में क्या लग रहा है, साइन इनवर्स -x क्या हो जाएगा, -sin इनवर्स x। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है f -x fx -fx होता है, tan इनवर्स -x क्या होगा, -tan इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स -x क्या होगा, -कोसेक इनवर्स x। तो इन तीन के बारे में तो आपको ये समझना है, या इन तीनों में ऐसा बोल सकते हो कि जब जब आप x पॉजिटिव रखोगे तो इन तीनों की वैल्यू किसको बिलोंग करेगी, ये तीनों, ये किसको बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे क्वाड्रेंट नंबर 1 को, और ये बिलोंग करेंगे क्वाड्रेंट नंबर 4 को। क्वाड्रेंट नंबर 4 मतलब -90 से 0 अगर x कैसा है, नेगेटिव।
और बाकी तीनों फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों की रेंज क्या है 0 to पाई। बस डिफरेंस ये कि कॉट इनवर्स जो है वो 0 या पाई के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 और पाई, और सेक इनवर्स जो है इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। बस ये पॉइंट इनकी रेंज में नहीं आएंगे, बाकी रेंज 0 to पाई होगी। या ऐसा बोलो कॉट इनवर्स की रेंज ओपन इंटरवल 0 to पाई है और इसकी रेंज 0 to पाई अदर देन पाई बाय 2। अच्छा, इन सभी में आप देख रहे हैं 0 to पाई का मतलब क्या है, इन सब की वैल्यू 0 to पाई मतलब 0 to पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो इन तीनों को मैं बोल सकता हूँ कि तीनों इसको बिलोंग करेंगे, तीनों की वैल्यू ये बिलोंग करेगी क्वाड्रेंट नंबर 1 को अगर x कैसा है पॉजिटिव, और ये बिलोंग करेगी क्वाड्रेंट नंबर 2 को अगर x कैसा है नेगेटिव। और ये तीनों फंक्शन आपने देखे कैसे फंक्शन है, नैनो फंक्शन, नीदर इक्वल नॉर। और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर की बात करूं तो ये कैसा है इंक्रीजिंग है, ये कैसा है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, और ये कैसा है डिक्रीजिंग है। इन तीनों में कैसा है डिक्रीजिंग है, ये कैसा है डिक्रीजिंग है, और ये कैसा है इंक्रीजिंग है। तो ये बातें आपको इसमें बेसिकली समझनी है। तो अभी जो जितना हमने पढ़ाया उसमें मेन बात क्या है कि इनका डोमेन क्या है, इनका रेंज क्या है, ग्राफ कैसा है, किस क्वाड्रेंट में आउटपुट्स मिलेंगे, मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होंगी, फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इसका बहुत यूज होगा रेंज के अंदर, और इनके डोमेन हमने पढ़ा। तो अभी पहले इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं बेसिक, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या, पहले बहुत बेसिक प्रिंसिपल वैल्यूज हम पढ़ लेते हैं, 2-4 प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। जैसे बच्चों आपसे पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन करके आप समझ सकते हैं इसको। आपसे पूछ रहे हैं cos इनवर्स माइनस √3/2 प्लस sec इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स माइनस √3 प्लस cot इनवर्स 1। आपसे पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू बताइए, ये बताइए क्या होगा। तो फटाफट आ जाते हैं, देखिए cos इनवर्स माइनस √3/2, अभी बताया cos, cot और sec, इन तीनों की रेंज क्या है 0 से पाई, मतलब इनमें नेगेटिव इनपुट का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट एंगल। अब सेकंड क्वाड्रेंट एंगल कैसे लिखेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों cos इनवर्स माइनस √3/2, हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्वाड्रेंट 2 को बिलोंग करेगी। ये कौन सा एंगल है, क्वाड्रेंट 2 वाला। अब क्वाड्रेंट 2 का कौन सा एंगल है जिस पर इसकी वैल्यू माइनस √3/2 की, या तो ऐसे करके देखिए, इसको थीटा लेट कीजिए और फिर उसके बाद बोलिए कि cos थीटा की वैल्यू माइनस √3/2, और फिर आ जाइए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि cos की वैल्यू माइनस √3/2 किस पर मिलती है। देखिए आपने ये सभी ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा होता है, ये पाई प्लस थीटा होता है, ये 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा होता है, मतलब ये चारों एंगल्स पर सेम वैल्यू मिलती है। अब √3/2 आपको किस पे मिलेगी, थीटा कितना होगा पाई बाय 6 30 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस √3/2 किस पे मिलेगी, पाई माइनस पाई बाय 6। तो क्या आंसर आएगा 5 पाई बाय 6। तो अभी तो आप इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो हो क्या रहा है, बस हो उतना रहा है कि आपको नेगेटिव भूल जाओ। आप खाली देखिए पॉजिटिव क्या है, √3/2 किस पे होता है, cos का वैल्यू पाई बाय 6 पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचिए बस आप। माइनस होने की वजह से रेंज हमें पता है cos इनवर्स का रेंज सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव रखने से। तो सेकंड क्वाड्रेंट का कौन सा एंगल है जिस पर माइनस √3/2 मिलती है, तो डायरेक्ट लिखिए आप पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, मतलब पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। ये प्रॉपर्टी भी बनने वाली है अभी, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और cos इनवर्स √3/2 पाई बाय 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या मिली 5 पाई बाय 6 मिली। sec इनवर्स 2, देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो सभी का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो sec में कौन सा ऐसा एंगल है जिस पे वैल्यू 2 आती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 2 किस पे आती है, 2 आती है पाई बाय 3 पर। tan इनवर्स माइनस √3, अब चाहे प्रॉपर्टी लगा लीजिए, चाहे आप ये देख लीजिए कि कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा। वैसे इसकी प्रॉपर्टी मैंने अभी तो बताया आपको, tan इनवर्स माइनस x, ये ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है ऑड है, तो क्या कीजिए माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा tan इनवर्स √3, और ये क्या है cot इनवर्स 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव cot का वैल्यू 1 किस एंगल पे मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 4। ये हो गया बच्चों 5 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, तो कितना मिलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3, ये 120, ये 150,
तो कितना हो जाएगा 270, और ये कितना हो जाएगा 45, तो 315, तो 315 मतलब 7/4, इसका आंसर आया 7/4। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे। अब इस पे तो मैं एक ही एग्जांपल करा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे इसका मतलब। अच्छा, तो नेगेटिव पे आप कैसे देखेंगे, बस ये वाली बात है। तो नेगेटिव अगर tan इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में नेगेटिव है तो समझो वो नेगेटिव कहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, या फिर ऐसा बोलो कि ऑड फंक्शन है तो माइनस लग जाएगा बाहर। और अगर बाकी बात करूँ मैं कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में, तो वहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में ढूंढना पड़ेगा। या देखिए इसको भी मैं प्रॉपर्टी करके बना देता हूँ। क्या प्रॉपर्टी बनी एक तरीके से, देखिए इन तीनों पे तो आप क्या बोलोगे, ये प्रॉपर्टी हो गई एक तरीके से। मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा वहां भी इसको बताऊंगा, अभी पहले बता देता हूँ कि देखिए इन तीनों में तो क्या होगा, tan इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। नेगेटिव का चक्कर पहले खत्म कर लो, क्वाड्रेंट सोचना ही नहीं पड़ेगा, फिर अंदर क्या बचेगा प्लस एक्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से सोच लेंगे। तो माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोई नेगेटिव का चक्कर नहीं बचा। और इन तीनों में cos इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इन तीनों में आपने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स पॉजिटिव, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये मैंने रेंज से ही आपको दिखा दिया। तो ये प्रॉपर्टी की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना। अब प्रिंसिपल वैल्यूज से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो मैंने नहीं लिखा कि हाँ अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए कि बताइए वैल्यू किसका, वैल्यू सेक इनवर्स, जैसे पूछ रहे हैं कि कॉस इनवर्स 4/3 का वैल्यू बताइए, तो 4/3 में बताएंगे। पहली बात तो 4/3 डोमेन का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ये आपको समझना है कि कॉस इनवर्स खाली कहाँ तक झेल पाएगा, -1 to 1, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डोमेन में नहीं आ रहा। तो ऐसी बातें आप समझ रहे हैं। और अगर लिखा होता कि कॉस इनवर्स 3/4 का वैल्यू बताइए या 3/5 का, तो हमें नहीं पता कि ये कौन सा एंगल है। 3/4 ले लीजिए, 3/4 हमें नहीं पता कि ये कौन सा एंगल है, मतलब ये एंगल है बस। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे लिखा है तो वैल्यू नहीं पता, बस हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कोई थीटा है एंड थीटा जो है वो क्वाड्रेंट 1 को बिलोंग कर रहा है, बस इतना बोलेंगे। कोई एंगल है ये और 0 से 90 के बीच का एंगल, बस इतना बोलेंगे। इसको आगे कहीं हमें यूज करना पड़े तो हम ये कर सकते हैं कि cos थीटा 3/4। तो क्योंकि हमें सभी वैल्यूज नहीं पता ना, ये 3/4 cos में किस एंगल पे होती है नहीं पता, बस हम बोलेंगे कि ये कोई एंगल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, थीटा लेट कर लेंगे उसको, और फिर उसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं। साइड में बस ये लिखना पड़ेगा थीटा क्वाड्रेंट 1 का एंगल है, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ये साइड में कंडीशंस है, ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, इसी पर बेस्ड फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे एग्जांपल है, दूसरे फाइंड वैल्यू ऑफ cos tan इनवर्स 2, बोले इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, इसका एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। तो बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया, tan इनवर्स 2, tan का वैल्यू 2 किस एंगल पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं पता तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, सॉल्यूशन जब करेंगे इसका। तो बच्चों ये तरीका आप सीख लेना, हमें नहीं पता कि ये कौन सा एंगल है, बस ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसको मैंने क्या थीटा लेट कर लिया, और थीटा किसको बिलोंग करेगा, क्वाड्रेंट नंबर 1 को। अब tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 2, और थीटा किसको बिलोंग करेगा, क्वाड्रेंट नंबर 1 को। अब हमें क्या फाइंड करना, cos tan इनवर्स 2 का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा cos, इसको क्या रेट किया मैंने थीटा, तो बेसिकली मुझे cos थीटा फाइंड करना है, tan थीटा गिवन है। अब tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्यूट एंगल है और उसका वैल्यू 2 है, तो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज बेस 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 4 + 1 √5। तो उस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल पर अगर मुझे cos का वैल्यू निकालना हो तो वो कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√5। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं, इनको आपको समझते हुए चलना है। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे फाइंड करना, फाइंड वैल्यू ऑफ sin 2 cos इनवर्स 3/5, इसका वैल्यू फाइंड करना कि ये कितना आएगा। तो बच्चों बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू आपको नहीं पता किस एंगल, कौन सा एंगल है,
ये एंगल है, बस इतना पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल है, तो इसको क्या रेट कर लूँ मैं, थीटा, जो वैल्यू नहीं पता। अगर यहाँ होता cos इनवर्स 3/2, तो मैं यहीं से लिख देता कि अच्छा ये तो π/6 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 2 × π/6 π/3 sin π/3 का वैल्यू लिख दूंगा। तो इसको मैंने थीटा रेट किया। थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। सबको पता है कि cos इनवर्स है, सभी इनवर्स में अगर पॉजिटिव इनपुट है तो आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, क्वाड्रेंट नंबर 1 को। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, sin 2 cos इनवर्स 3/5। हमें बेसिकली sin 2 थीटा का वैल्यू चाहिए, थीटा। अब sin 2 थीटा फाइंड करना है, cos थीटा दिया होगा और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सबसे पहले sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2, हमें क्या चाहिए 2 sin थीटा cos थीटा। हमें तो cos थीटा और sin थीटा का प्रोडक्ट का डबल चाहिए, तो cos थीटा 3/5 है, cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से साफ क्लियरली दिख रहा है कि sin थीटा होगा 4/5, cos थीटा होगा 3/5, तो कितना हो जाएगा 24/25, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। और देखते हैं एक एग्जांपल, फटाफट इस पर बेस 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें फाइंड करना है वैल्यू 10 sin इनवर्स 1/3 अपॉन 2, ये लिखो 10 1/2 sin इनवर्स 1/3, इसका वैल्यू फाइंड करो। तो फिर वही बात कि sin इनवर्स 1/3 कोई एंगल है और किस क्वाड्रेंट का एंगल है, उसको थीटा रेट किया मैंने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। और बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इस एंगल पर sin का वैल्यू 1/3 हो गया। अगर sin का वैल्यू 1/3 है तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 10 1/2 sin इनवर्स 1/3 का वैल्यू फाइंड करना है। वो क्या हो जाएगा 10 1/2 थीटा है, थीटा/2। अब 10 थीटा/2 कैसे फाइंड करते हो आप, तो ट्रिग्नोमेट्री भरपूर यूज होगी। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हाफ एंगल, मल्टीपल एंगल, जितने भी फॉर्मूले a+b, a-b, कंपाउंड एंगल, सारे फॉर्मूले बच्चों इस्तेमाल होंगे। तो 10 थीटा/2 आपने पढ़ा था किसके ऊपर होता है, 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा के ऊपर होता है, तो सभी ने पढ़ा है। तो sin थीटा अगर किसी क्वाड्रेंट 1 का एंगल है थीटा और sin थीटा 1/3 है, तो परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज 3, तो ये कितना हो जाएगा √8 हो जाएगा या 2√2 हो जाएगा। तो 1 - cos थीटा कितना होगा 2√2/3 डिवाइडेड बाय sin थीटा कितना 1/3, 3 एलसीएम, तो कितना बनेगा 3 - 2√2। ये किसका वैल्यू मिला 10 थीटा/2। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स इसकी, जिनमें हमें वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज का इस्तेमाल करना है, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल का इस्तेमाल करना है। देखिए नेक्स्ट है वैल्यू फाइंड करनी है sin 1/3 cot इनवर्स 3, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो बिल्कुल वही बात, cot इनवर्स 3 कोई एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसको मैं थीटा रेट कर लेता हूँ। और थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, क्वाड्रेंट नंबर 1 को बिलोंग कर रहा है। अब क्वाड्रेंट नंबर 1 में किस पर 3 होगा ये तो नहीं पता, इसीलिए तो हमने इसको थीटा रेट किया, तो cot थीटा का वैल्यू 3 हो गया, वेयर थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट नंबर 1। चलिए इसको देखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको y रेट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो गया sin थीटा/3। अब sin थीटा/3 का वैल्यू हम कहाँ से निकालें, तो बच्चों sin थीटा/3 का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। जब हमें थीटा दिया होता है तो थीटा/3 अगर हमें फाइंड करना है तो हमें कहीं ना कहीं sin 3 थीटा के फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा। और sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। तो वहाँ से हमें इसकी वैल्यू, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, तो इसलिए अभी इस क्वेश्चन को मैं थीटा/4 कर लेता हूँ। अभी पहले थीटा/4 की वैल्यू निकालता हूँ। थीटा/3 में थोड़ा क्यूबिक सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए sin थीटा/4, sin थीटा/4 चाहिए, cot थीटा दिया हुआ है, तो sin थीटा/4 किससे मिलेगा, पहले sin थीटा/2 निकालें। अब देखिए 10 cot थीटा अगर 3 है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि cot थीटा अगर 3 है तो ट्राइंगल में cot
कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों √10, ये हमें दिख गया यहाँ से। साइन थीटा बाय 4 निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालें हम, साइन थीटा बाई 2 निकाल लें या कॉस थीटा बाई 2 निकाल लेते हैं। देखिए कॉस थीटा बाई 2 कितना होगा, टेन थीटा बाई 2 निकाल लेते हैं। चलिए पहले टेन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या साइन थीटा। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/√10 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√10, तो ये मिलेगा √10 - 3। ये किसका वैल्यू मिला, टेन थीटा बाई 2। अब टेन थीटा बाई 2 अगर पता है तो उससे साइन थीटा बाई 4 कैसे निकालोगे, सब ट्रिग्नोमेट्री है। अब देखिए थीटा बाई 2 है, ये भी एक्यूट एंगल होगा, उसका हाफ ही तो है। टेन की वैल्यू आई √10 - 3 अपॉन 1, टेन थीटा बाई 2। तो पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा 10 + 9 19 - 6 √10 + 1 तो कितना हो जाएगा 20, ये इसका वैल्यू मिला। अब देखिए फाइंड करना साइन थीटा बाय 4, तो बच्चों ये थीटा बाई 2 पर इसका वैल्यू मिला है। अब साइन थीटा बाय 4 तो मैं कॉस थीटा बाई 2 को लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन थीटा बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल है, पॉजिटिव भी मिलेगी, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 का अंडर रूट, तो कॉस थीटा बाई 2 यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, बेसिकली साइन थीटा बाई 4 का वैल्यू मिल गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 होगा 1 अपॉन अंडर रूट 10 - 6 अंडर रूट 10, ये कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा अंडर रूट 20 - 6 √10 - 1 अपॉन 2 अंडर रूट 20 - 6 √10, तो ये कंप्लीट स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से हम इसको फॉर्मूलों को इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, क्या है देखिए। हाँ जी, एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू चाहिए, वैल्यू फाइंड करना है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, इसका वैल्यू बताना है। तो करना क्या है, करना वही है जो अभी बताया आपको कि देखिए ये कोई एंगल है, नहीं पता क्या एंगल है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसको मैं क्या रख कर लूँ अल्फा, और ये भी कोई एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसको क्या रख कर लूँ बीटा, और दोनों के दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, अल्फा बीटा दोनों क्वाड्रेंट 1 के एंगल है। यहां से tan अल्फा क्या मिला 2 और यहां से cot बीटा क्या मिला 3। आप देखिए जो फाइंड करना है वो देख लेते हैं, वो क्या लिखा है सेक स्क्वायर अल्फा ही तो हो गया ये, और ये क्या है कोसेक स्क्वायर बीटा। तो आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, आपको सेक अल्फा और कोसेक बीटा चाहिए, tan अल्फा और cot बीटा चाहिए, तो सेक स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर अल्फा, और इसको लिख सकते हो 1 + cot स्क्वायर बीटा। तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जो आज तक आपने पढ़ी है सभी यूज होगी इसमें। तो 2 + tan स्क्वायर अल्फा 4 cot स्क्वायर बीटा 9, तो इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चों 15। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यूज वाले क्वेश्चंस करेंगे। जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऐसी है जो आपको पता है कि किस एंगल पर है, वो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी के हो गए, और बाकी अगर एनसीईआरटी में इसके अलावा जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यूज के वो इस तरह के हैं। जब आपको ऐसी वैल्यू लिखी होती है आईटीएफ में जो आपको नहीं पता किस एंगल पर है, तो उसको फिर अल्फा बीटा या थीटा रख करके फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेकर तब करते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आज कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं डोमेन और रेंज के। पहले इसको थोड़ा बेहतर समझ लेते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। डोमेन रेंज के क्वेश्चंस कर लेते हैं आईटीएफ के, क्योंकि जब मैं पिछले लेक्चर्स मैंने आपको जो फंक्शंस के दिए तो वहाँ पर मैंने आपको मना कर दिया था कि आईटीएफ वाले क्वेश्चंस अभी रहने देना, तो आईटीएफ वाले क्वेश्चन अब आप कर सकते हो डोमेन और रेंज से रिलेटेड। क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड डोमेन और रेंज, दोनों फाइंड करनी है। इसका डोमेन रेंज बताना है। फंक्शन है cos
इनवर्स जी आई एफ एक्स, साइड में लिखा है, ये क्या है, कौन सा फंक्शन है, जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी डोमेन और रेंज बतानी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, सबसे पहले डोमेन देखते हैं। कॉस इनवर्स कब डिफाइन होता है, जब कॉस इनवर्स का जो एम्पलीट्यूड है वो कहां से कहां तक हो, -1 से 1 तक हो। अब GIF की वैल्यू तो इंटीजर आती है, और GIF की वैल्यू इंटीजर है और -1 से 1 के बीच में, तो आप क्या बोलोगे, GIF का वैल्यू क्या हो गया, इसका मतलब -1, 0 और 1, ये तीन वैल्यू। अब -1 कब मिलता है, जब x कहां से -1 से बड़ा और इक्वल होता है और 0 तक होता है। 0 कब मिलता है, जब 0 से लेके 1 तक होता है। और 1 कब मिलता है, जब 1 से बड़ा और 2 से जस्ट पहले तक होता है, तो 2 तक हो जाएगा इसका वैल्यू। अगर मैं x को -1 से 2 तक लूंगा तो -1 से 0 तक जब x होगा तब इसकी वैल्यू -1 होगी। 0 से स्टार्ट करके 1 तक इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रखूंगा, ये वाले x 0 से 1 वाले 0 मिलेगा, और 1 से स्टार्ट करके 2 से जस्ट पहले x मैंने यहाँ पर लिए हैं, उनको इसमें डालूंगा तो 1 आएगा। तो ये तीन वैल्यू मुझे इन x के लिए मिलेगी। बच्चों ये तो इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, और रेंज बहुत क्लियर है। तो देखिए इसकी वैल्यू, तीन वैल्यूज मिली बस, ये देखो, तो इससे बहुत आराम से दिख रहा है कि इसकी रेंज क्या आएगी। तो रेंज में तीन ही आंसर आएंगे, कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स 0 और कॉस इनवर्स 1। अब कॉस इनवर्स -1 क्या होता है, अभी तो मैं प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़ा के आ रहा हूँ आपको। तो कॉस इनवर्स -1 क्या होगा, इसमें अभी बताया ना मैंने, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 होगा। कॉस इनवर्स 0, कॉस की वैल्यू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल पर होती है, π/2 पर। और कॉस इनवर्स 1 किस पे होता है, कॉस का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सोचोगे आप, तो वो किस पर होगा, 0 पर। तो तीन वैल्यूज आ गई, ये आ गई, कॉस इनवर्स 1 फिर 0 होता है, तो 0, π/2 और पाई। 0, π/2 और पाई का एलिमेंटल सेट, एलिमेंट्स का सेट, इन तीन एलिमेंट्स का सेट मिला, ये क्या बन गई, इसकी रेंज बन गई। तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज के बारे में सोचेंगे ITF की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट x। इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो देखिए सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं बच्चों। तो डोमेन क्या है कि जो साइन इनवर्स का एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो दुनिया के किसी भी x, कोई भी x डाल लो, क्या आंसर देता है, 0 देता है या 0, 1 के बीच में देता है। तो जब आप कोई भी x डालेंगे, दुनिया का कोई भी x इसमें डालते जाइए, इसकी वैल्यू 0 to 1 आएगी, और 0 to 1 इसके डोमेन का पार्ट है, बिल्कुल है। उसका मतलब कोई भी x इसमें रखा जा सकता है। तो x अगर मैं कोई रियल रखूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट x 0 to 1 मिलेगा, और 0 to 1 पे साइन इनवर्स, फ्रैक्शनल पार्ट साइन इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। उसका मतलब डोमेन तो क्या हो गया इसका, रियल। तो क्या बोलूंगा मैं, डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, रियल। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज के बारे में अब देखिए, जब दुनिया का कोई भी x रखकर आप कोई बेसिक मैनिपुलेशन लगाइए, x डिफरेंट वैल्यूज डालिए, इसकी वैल्यू इस पर, इसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ से स्टार्ट करके कंप्लीट फंक्शन बनाइए, ये 0 से 1 तक वैल्यूज देगा। और 0 से 1 अगर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का एम्पलीट्यूड अगर 0 to 1 है, आप देखिए सबसे पहले इस बात का यूज हो रहा है। तो साइन इनवर्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन था, ग्राफ भी मैं बना देता हूँ। 0 से लेके अगर मैं 1 तक चलूंगा, 1 ये रहा, तो मुझे क्या आउटपुट्स मिलेंगे, मुझे आउटपुट्स मिलेंगे 0 to π/2, ये ग्राफ का परसेंटेज होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों। जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, सब पे साइन इनवर्स लगा दीजिए। साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट, साइन इनवर्स 0 0 और साइन इनवर्स 1 कितना, π/2। इंक्रीजिंग और कंटिन्यूअस फंक्शन अगर है, फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूअस है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी रेंज फाइंड कर सकते हैं कि अगर x यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसका साइन इनवर्स 0 से साइन इनवर्स 1 तक ही ट्रेवल करेगा, इज इक्वल टू यहाँ नहीं है। तो रेंज में क्या है, 0 इंक्लूडेड, 0 to π/2 पे ओपन है, ये इसकी डोमेन और रेंज होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कॉट इनवर्स सिग्नम x।
नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स सिग्नम एस जी एन सिग्नम x। इसका डोमेन और रेंज हमें फाइंड करना है। इसको डालता हूं। तो देखिए सबसे पहले कॉट इनवर्स के आगे जो लिखा है वो क्या होना चाहिए। अभी कॉट इनवर्स की आपने डोमेन पढ़ी है, तो कॉट इनवर्स का मैं बार बार देखिए ग्राफ प्लॉट करके आपको बताता रहूंगा, ताकि आपको भी ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि आप कोई भी क्वेश्चन हो एकदम से ग्राफ ड्रॉ करें कि अच्छा कॉट इनवर्स की तो रेंज 0 टू पाई होती है, 0 टू पाई होती है, पाई बाय 2 बीच में आता है और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये ग्राफ होता है। इसका मतलब कॉट इनवर्स बुरा नहीं मानता कोई भी एक्स रखो। तो अगर मैं एक्स कुछ भी रखूंगा रियल नंबर, इसकी वैल्यू देखिए सबसे पहले एक्स अगर मैं कुछ भी रखूंगा तो सिग्नम की 3 ही वैल्यूज आएंगी, -1, 1 और 0। कॉट इनवर्स तो किसी पे भी डिफाइन हो जाएगा। यहाँ तो एक्स कुछ भी रखूंगा तो 3 ही वैल्यूज आएंगी, तो तीनों पे भी डिफाइन होगा। अगर एक्स रियल है तो आपको पता है कि सिग्नम एक्स क्या लेगा। सिग्नम एक्स की वैल्यू मिलेगी -1, 0 और 1, और इन तीनों पर कॉट इनवर्स कैसा होगा, डिफाइंड फंक्शन होगा। तो इसका अंदर डोमेन तो क्या हो गया, रियल। कुछ भी डालो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो अब रेंज देख लेते हैं। रेंज भी बड़ा सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि 3 ही आप दुनिया का कोई भी एक्स डालो 3 ही आउटपुट मिलेंगे और तीनों पर ही आपको y की वैल्यू निकालना है। तो y निकालना है कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स सिग्नम की वैल्यू जब -1 होगी और कॉट इनवर्स 1। कॉट इनवर्स 0 देखिए ग्राफ से बड़े आराम से ग्राफ से देख सकते हो आप। कॉट इनवर्स 0 कितना, पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 हो गया। कॉट इनवर्स -1 कितना है, -1 होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में -1 किस पर, 3 पाई बाय 4। डायरेक्टली भी देख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। अभी बताई थी प्रॉपर्टी, कॉट इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। कॉट इनवर्स 1 कितना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 0 से पाई बाय 2 के बीच में एंगल, जिस पर 1 होती है वैल्यू पाई बाय 4। तो आंसर क्या हो गया, रेंज आ गई इस फंक्शन की, रेंज आ गई पाई बाय 4, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 4 का सेट। तो ये भी एलिमेंटल सेट बना। तो बार बार ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस आपको हर क्वेश्चन में करते रहना है शुरुआत में, ताकि आप जो भी देखें ग्राफ बना के देखें। रेंज खासकर तो देखिए, अगर x यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा तो ग्राफ पर y की वैल्यू कहां से कहां तक ट्रेवल करेगी। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। डोमेन एंड रेंज पूछ रहे हैं, डोमेन पूछ रहे हैं। चलो दोनों फाइंड करते हैं, डोमेन एंड रेंज। इसका y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स और log एट द बेस 4/5। बेस थोड़ा अजीब सा दिया है, 4/5 दिया है, और उसके आगे लिखा 5x² माइनस 8x + 4। चलिए पहले इसका डोमेन फिर रेंज देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ log की। log के आगे जो लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब log ही डिफाइन नहीं होगा तो कॉट इनवर्स कहां से होगा। तो log डिफाइन करने के लिए क्या करें हम, सबसे पहले 5x² माइनस 8x + 4 को क्या कर दें, 0 से बाहर। जब ये पॉजिटिव होगा तो इस पॉजिटिव पे log की वैल्यू क्या मिलेगी, जो भी वैल्यूज मिलेंगी। log तो आपको पता है, log जिसका बेस 1 से छोटा है ऐसा फंक्शन होता है। तो चलिए इसकी वैल्यू कुछ भी मिलेगी, जो भी वैल्यू मिलेगी उस पर कॉट इनवर्स डिफाइन होगा। अभी बताया मैंने कॉट इनवर्स सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, तो डोमेन तो यहीं से आ जाएगा। देखिए कॉट इनवर्स बुरा नहीं मानेगा, ये जो आइटम है ये कुछ भी होगा, कॉट इनवर्स हमेशा डिफाइन होगा। बस log डिफाइन हो जाना चाहिए। तो ये डिफाइन कब होगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 5x² माइनस x प्लस है कि माइनस है, प्लस है। x इज इक्वल टू रूट फाइंड करें तो -b प्लस -b² माइनस 4ac। इसका d नेगेटिव है, देखिए d नेगेटिव है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ट्रू फॉर ऑल द x, ये कैसा होगा, ट्रू फॉर ऑल x रियल। तो कोई भी x डालिए आप, कोई भी रियल x डालिए, ये पॉजिटिव आएगा, उसका log हमेशा डिफाइन होगा, कॉट इनवर्स हमेशा। तो डोमेन तो क्या आ गया बच्चों, रियल। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज के लिए बच्चों पहले देखना पड़ेगा ये कहां से कहां तक ट्रेवल करता है।
लॉग और फिर देखेंगे कॉट इनवर्स। अच्छा ये लॉग कैसा है बच्चों, डिक्रीजिंग, और कॉट इनवर्स भी कैसा डिक्रीजिंग। तो करें क्या, हम तो यहाँ से स्टार्ट करें कि 5x² ये कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करेगा। तो सभी बच्चों को पता है कि 5x² माइनस 8x प्लस 4 की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो माइनस d/4a होगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू इन्फिनिटी होगी जब x रियल है। वन x रियल और x तो रियल है, आप कुछ भी x डालो, बोल रहा है कुछ भी x डाल सकते हो। तो जब x रियल है तो यहाँ से आ जाएगा d कितना है इसका, d अभी फाइंड किया था हमने, d है b² 64 माइनस 80 माइनस 16, तो माइनस माइनस प्लस 16/20, 16/20 मतलब 4/5 से स्टार्ट होकर इसकी वैल्यू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। इसके बाद देखिए अगर ये 4/5 से इन्फिनिटी है तो इसका लॉग क्या होगा बच्चों, 4/5 ये रहा, 4/5 ये रहा, 4/5 से लेकर अगर x को इन्फिनिटी तक दौड़ाऊंगा तो वैल्यूज क्या मिलेंगी, ये वैल्यूज। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि लॉग लेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, लॉग लेने से क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये मिलेगा माइनस इन्फिनिटी। देखिए लॉग इन्फिनिटी क्या है, माइनस इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा, लॉग की वैल्यू अगर मैं 4/5 बेस पर लेता हूँ, ये आप इसी से देख लीजिए, 4/5 बेस पे क्या आएगी वैल्यू 1, log 4/5 एट द बेस 4/5 1 होगा, उससे आगे लूंगा तो फिर घटेंगी वैल्यूज, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1। अगर ये माइनस इन्फिनिटी टू 1 जा रहा है तो कॉट इनवर्स कहां से कहां तक जाएगा। कॉट इनवर्स का छोटा सा ग्राफ यहाँ एक बार फिर प्लॉट कर रहा हूं मैं, देखिए कॉट इनवर्स का ग्राफ बच्चों ये था, ये π/2, ये पाई, और क्या है देखिए कॉट इनवर्स को क्या मिल रहा है इनपुट के तौर पर, कॉट इनवर्स डिफरेंट दुनिया का x डालने पर ये कहां से कहां तक टहल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। तो कॉट इनवर्स को माइनस इन्फिनिटी से इधर से लेकर और 1 तक चलाना है। तो बच्चों ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक चला x, कॉट इनवर्स का डोमेन, कॉट इनवर्स के आगे वाला, तो आउटपुट क्या मिला, 1 पे क्या मिलता है π/4, और मैक्सिमम कितना मिलेगा, पाई को टेंड करेगा। तो बहुत इजीली दिख रहा है कि कॉट इनवर्स log एट द बेस 4/5 5x² माइनस 8x प्लस 4 का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, π/4 लीस्ट वैल्यू होगा 1 पे, और बाकी पाई को टेंड करेगा, तो रेंज हो जाएगी π/4 से पाई। अच्छा इसको आप डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग से भी देख सकते हैं कि अच्छा कॉट इनवर्स अगर ये यहां से यहां तक है तो कॉट इनवर्स लगा दीजिए, इस पर सब पे कॉट इनवर्स लगा दीजिए, और कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग है तो साइन पलट दीजिए, कॉट इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/4 साइन ऐसे पलट जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना होता है पाई। तो वैसे भी कर सकते हो जैसे लॉग को मैंने किया, लॉग में मैंने क्या किया, अगर ये यहां से यहां तक जा रहा है तो लॉग क्या होगा, साइन पलट गया, अब कॉट इनवर्स लगा दीजिए, एक बार फिर साइन चेंज कर दीजिए, कॉट इनवर्स 1 हो जाएगा π/4 और कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इसको टेंड करेगा पाई को। इस तरीके से हम इनकी रेंज फाइंड करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल आज का, तो आप यहाँ तक फिर ट्राई कर सकते हैं, डोमेन रेंज के क्वेश्चन उसके आप समझ गए होंगे किस तरीके से करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट। देखिए ये भी डोमेन का ही क्वेश्चन है, बोलेंगे फाइंड डोमेन ऑफ √3 cos इनवर्स 4x माइनस पाई, इसका डोमेन बता रहा है इस फंक्शन का। तो चलिए बच्चों देखते हैं, सबसे पहले देखिए cos इनवर्स का डिफाइन होना चाहिए, जब ये डिफाइन नहीं होगा तो स्क्वायर रूट कैसे डिफाइन होगा। तो cos इनवर्स कब डिफाइन होगा, जब 4x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से 1। साथ साथ ये जो अंदर लिखा है स्क्वायर रूट के, ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 cos इनवर्स 4x माइनस पाई का वैल्यू कैसा होना चाहिए, 0 से ग्रेटर इक्वल, स्क्वायर रूट तभी डिफाइन होगा। तो यहाँ से x क्या होना चाहिए, -1/4 से लेकर +1/4 तक होना चाहिए इंटरसेक्शन। ये क्या देखिए cos इनवर्स 4x क्या होना चाहिए, π/3 से ग्रेटर होना चाहिए, इसको इधर लिख लिया। अब cos इनवर्स बच्चों कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। अब cos इनवर्स 4x की वैल्यू, तो cos इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। cos इनवर्स का ग्राफ ये है, बार बार ग्राफ ड्रॉ करना आपको कितना इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हैं।
कॉस इनवर्स का ग्राफ ये है। कॉस इनवर्स की वैल्यू पाई/3 है ना। पाई/3 से बड़ी वैल्यूज का मतलब कौन सी वैल्यूज? ये वाली वैल्यूज। तो ये वाली वैल्यूज आपको पाई/3 किस पे मिलेगा? 1/2 कॉस इनवर्स। आपको पता है कॉस पाई/3 1/2। तो या तो आप ऐसा समझिए कि कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसको पलट दीजिए। क्या पलट दीजिए कि 4x क्या होगा? कॉस पाई/3 से छोटा, कॉस पाई/3 1/2 से छोटा, और 1/2 से छोटा कहाँ तक वो आपको पता ही है, -1 तक। वो इधर वाली वैल्यू तो आपको पता है। या ऐसे देख लीजिए, देखिए कॉस इनवर्स की वैल्यू पाई/3 से बड़ी कब मिली है? जब 4x की वैल्यू -1 से 1/2 तक है। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? x -1/4 से ग्रेटर इक्वल 1/2 से स्मॉलर इक्वल। बच्चों ये है और ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। मैं लिख देता हूँ, ये है -1/4 से 1/2। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? ये देखिए दोनों में कॉमन है, आंसर क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा -1/4 से 1/4 का क्लोज इंटरवल। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ग्राफ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इसलिए जितना आप ग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार प्लॉट करेंगे, उतना ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने अभी 2 लेक्चर पढ़ा है, आपको देखकर भी लग रहा होगा कि फंक्शन के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको डोमेन रेंज अच्छे से सब इनकी 6 के 6 फंक्शंस की याद होनी चाहिए, किस क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगा वो पता होना चाहिए, और इसके अलावा ग्राफ अच्छे से एकदम से प्लॉट करना आपको आना चाहिए। इतना ही खेल अभी हमने पढ़ा और इसी का यूज़ होता रहेगा कंप्लीट चैप्टर में। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा समझ आया होगा। और फंक्शन का आपको असाइनमेंट जेईई एडवांस का डाल दिया है, उसके आप जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस करना स्टार्ट कर दीजिए और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो ठीक है, आज यहीं तक, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल। थैंक यू।